क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं। आपको पूछा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन सविकल्पिका कल्पका डिटर्मिनेट एंड निर्विकल्पिका इनडिटर्मिनेट इज मेड विथ विच रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणस। आपसे ये पूछा गया कि ये जो सविकल्पिका मतलब डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, ये जो फॉलोइंग प्रमाण है, अनुमान, ठीक है, प्रत्यक्ष, अर्थपति, उपमान, इसमें किस में ये डिस्टिंक्शन करेगी कि एक डिटर्मिनेट चीज होती है, एक इनडिटर्मिनेट चीज होती है। देखो, डिटर्मिनेट चीज का जो आप डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब ही वही हुआ ना जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। इनडिटर्मिनेट चीज वो ही जो आप उसे डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली है क्या, ये क्या प्रोसेस है, इस चीज को हम बोलें क्या। डिटर्मिनेट को यू कैन डिफाइन, इनडिटर्मिनेट को यू कैन नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर थे, बिकॉज आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू अटेम्प्ट, अब मैंने बोला नहीं कि 30 सेकंड्स में दे रहा हूँ जिससे आप अटेम्प्ट कर सको, तो इसमें हमारा आता है प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष हमारा परसेप्शन ही होता है। तो इसमें हम परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो आप कुछ परसेप्शन को डिटरमाइन कर सकते हो। डिस्टिंक्शन जो है सविकल्पका और निर्विकल्पका में जो है, उसमें परसेप्शन में यू कैन परसेप्शन में you can determine some things and you cannot, you cannot be confident about everything, right? There are some things which are indeterminate. तो distinction between सविकल्पका and indeterminate, जिसको हम निर्विकल्पका बोलते हैं, वो किस में है, प्रत्यक्ष में, परसेप्शन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा किससे है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से है। इसमें आपको एक टर्म दे रखी है, पक्सा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस में इसको क्या बोला जाता है, पक्सा का मतलब क्या होता है। आपसे पूछा गया, इसको इमीडिएट टर्म बोला जाता है, एक अनडिफाइंड टर्म को पक्सा बोला जाता है, या फिर एक माइनर टर्म को बोला जाता है, एक मिडल टर्म को बोला जाता है। तो आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल, कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राइट, मैं चाहता हूँ कि आप एज आई बीन सेइंग, देखो एक मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, नॉट इन दिस, इन द प्रायर वीडियोस एज वेल, दैट यू शुड ऑलवेज बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, एक डोरमेंट लिसनर और एक एक्टिव लिसनर में बहुत फर्क होता है। एक्टिव लिसनर इज पार्टिसिपेटिंग, ही इज लर्निंग, करेक्टिंग हिमसेल्फ। बट वहीं पे एक डोरमेंट लिसनर हो जो बस सुने जा रहा है, यू आर नॉट करेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट लर्निंग समथिंग न्यू, यू जस्ट रिसीविंग ऑल द नॉलेज, मे बी यू विल फॉरगेट अबाउट देम विद इन एन आवर और सो। बट वहीं पे एक एक्टिव लिसनर होगा, वो उसे पता चलेगा कि मेरा जो फर्स्ट इंट्यूशन था इस क्वेश्चन के लिए वो गलत है, तो वो जो गलत है उसको मैंने क्या गलत है वो याद हो गया, जो सही है वो भी आपको याद हो जाए। तो टर्म पक्सा का मतलब होता है माइनर टर्म, इसको माइनर टर्म बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिकल लॉ इसमें इसको हम बोलते हैं माइनर टर्म है। इसका जो रेलेवेंस है अगर इसमें देखा जाए, तो जैसे अगर हम दो टर्म्स की अगर हम बात कर रहे थे, जब भी एक मेजर टर्म आती है, राइट, तो हम उसकी मीनिंग, कंटेक्स्ट, डेप्थ में बात करते हैं। माइनर टर्म इज नॉट यू नो है इम्पोर्टेंट, बट इतना नहीं जो एक मेजर टर्म जो बहुत इन्फ्लुएंस कर दे। माइनर टर्म रोल प्ले करता है, बट डेफिनेटली नॉट द मेन थिंग, राइट। तो वो मेजर टर्म नहीं है, तो टर्म पक्सा को हम बोलते हैं माइनर टर्म। ओके, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The product of any three consecutive integers is divisible by 6. Therefore 3, 4, 5 is equal to 60. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 is divisible by 6। हाँ, 60 divisible by 6 होता है, 10 आता है। Which type of reasoning is embodied here? तो आपको लगेगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। आपसे रीजनिंग के बारे में पूछा गया, आपको बताना है कौन सी रीजनिंग है इसमें। ठीक है, 30 सेकंड्स में दे रहा हूँ, जिससे आप भी अपना पिक करो राइट ऑप्शन, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। बस थोड़ा भी अगर आपने टर्म्स पढ़ी है रीजनिंग के रिगार्डिंग, देन यू कैन इजीली क्रैक दिस क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बट लोग बना देते हैं, वो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6, आपको ऐसा बोला गया, और इसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है, देयरफॉर 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 is divisible by 6, which type of reasoning is embodied here? तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आपको यू गेट टू नो अबाउट अननोन फ्रॉम नोन, इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है,
टू नो अबाउट अननोन फ्रॉम नोन। तो अगर कुछ ऐसी चीज है, जैसे अगर ये हमें दे रखा है कि इज डिविजिबल बाय 6, राइट, हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो उन्हें नहीं पता, तो ये बता रहे हैं विच टाइप ऑफ विच रीजनिंग एम्बॉडीड है। तो अगर हम देखें, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, जो अननोन चीज़ है फ्रॉम नोन से, अगर ये जो हमारे पास डेटा दे रखा है इसको अगर डिवाइड करें तो वो 10 उससे डिवाइड हो रहा है। टू नो अबाउट अननोन फ्रॉम नोन, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आपको ये एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है, ये LR का क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। इजी क्वेश्चन है। अगर रीजन को कोड करा गया है, मैं लिख देता हूँ एक बारी, रीजन को कोड करा गया है एज 5, गवर्नमेंट को कोड करा गया है एज 9, गवर्नमेंट को कोड करा गया है एज 9, देन व्हाट इज द कोड ऑफ एक्सीडेंट? ओके, सो आई गिव यू 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा, एंड दिस इज एन इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पिक द राइट आंसर। इसमें गलती नहीं करना, बिकॉज है ही नहीं गलती वाला क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए दैट इज वाई आई यू नो, बट यू नो इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। देखो ऐसा होता है, एक मिक्स बैग क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, इट वोंट बी यू नो ऑल क्वेश्चंस डिफिकल्ट फ्रॉम पर्टिकुलर यूनिट। कुछ क्वेश्चंस होंगे डिफिकल्ट, कुछ इजी भी होंगे, सो एक मिक्स बैग बनता है जिससे आप इजीली रीच कर सके राइट आंसर पे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, सो योर टाइम इज अप नाउ। आपको बोला है रीजन इज कोडेड एज 5। अब इसमें यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि इन दोनों इनमें डिफरेंसेस। अब यहाँ पे डिफरेंस वाला पैटर्न तो फॉलो अप नहीं होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें डेफिनेटली क्या लग रहा है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किस चीज़ का यूज़ करा जा रहा है जिससे हम सही आंसर पे पहुंचे। तो फिर मैंने कहा इनको काउंट कर लेते कितने लेटर्स है इसमें। तो इसमें 6 लेटर्स है, तो मे बी 6 - 1 एक कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, या फिर जितने भी n-1 का पैटर्न फॉलो हो रहा, ठीक है। 6 - 1 तो इसमें यूज़ हो रहा है, बट n-1 का पैटर्न फॉलो हो रहा। फिर अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे 10 10 - 1 का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी n-1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें भी n-1 का पैटर्न फॉलो करते देखे, तो ये 3, ये 6 और ये 2 8, 8 - 1, देन 7 वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था, काफ़ी बारी क्वेश्चंस के थ्रू ही आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें याद करनी है। काफ़ी क्वेश्चंस आपको सरप्राइज करेंगे बिकॉज दे आर देयर टू सरप्राइज यू। ओके, ऐसा नहीं है कि यू नो यू हैव टू बी थिंकिंग नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। वहीं पे आपको दिमाग लगाना है, वहीं पे आपको सोचना है, यू नो थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेशन इन दिस वीडियो इज रिक्वायर्ड, बट वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी आपको यू नो हैव टू थिंक, काफ़ी सोचना पड़ता है। यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस स्टबन वन, स्टबन नहीं बनना है कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कर पाऊंगा इसका आंसर। Read the question twice and thrice. Maybe you'll figure out what would be the right answer, and then pick the right answer as well from like according to you. Because I'll tell you that picking up the right answer, marking up the right answer according to you, most likely fetch you the right marks, full marks. Okay. Now moving on to the next question, question number 14 की हमने बात करी। अब इसमें हम बात करते हैं मिसिंग टर्म की, ठीक है। ये भी आपका 2019 जून में आया था, और इससे रिलेटेड पैटर्न से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब मैं इसके लिए भी आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, जिससे आप भी इस पैटर्न को ड्रॉप कर लो, और उसके बाद इसका राइट आंसर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके, तो अब मैं एक्चुअली इसमें आपको 1 मिनट दे देता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस माइट टेक सम टाइम। 30 सेकेंड वोंट बी ना, सो यू शुड टेक अ मिनट, जिसमें थिंक अबाउट इट कि आपको सीरीज दे रखी है इसमें, ये दीज आर वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू ही आंसर मिल जाएगा, तो इसमें मेक श्योर दैट यू गेट द राइट आंसर, ठीक है। पिक ही राइट करना है, तो इसमें मिस आउट नहीं करने अपने मार्क्स को, ऐसा ना हो कि आप अपने मार्क्स मिस आउट कर दो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन सही करो, ठीक है। आपका टाइम ऑलमोस्ट अप होने वाला है। आई होप एवरी वन have picked their right choice जो according to them is the right answer, because that is very important, as I said आपको अपनी तरफ से भी अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें टाइम आपका हो चुका है। अब अगर हम देखें एक पैटर्न बन रहा है,
मैं अगर सेकंड टर्म से देखो, ए के बाद बी आ रहा है तो +1 हो रहा है, बी के बाद सी आ रहा है तो +1 हो रहा है, और डी के बाद 1 आ रहा है तो +1 हो रहा है। तो इसमें देखें तो तीनों में ई आ रहा है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, जे के बाद हमारा के आ रहा है तो -1 हो रहा है, नहीं नहीं सॉरी, इसमें भी +1 हो रहा है, और इसमें भी +1 हो रहा है, और इसमें भी +1 हो रहा है। ठीक है, जे के एल एम, तो सब में +1 हो रहा है। एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद हमारा एन आएगा, तो यहाँ से एम एन, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर मिल जाएगा एन ई ओ, बिकॉज किसी और में एन आ नहीं रहा है, तो क्या होगा जे के एल एम एन। और हम एक बार थर्ड का भी चेक कर लेते हैं, के बाद क्या है हमारा एल आ रहा है, तो इसमें +1 प्लस एम, इसमें भी +1, फिर एन +1, और एन के बाद एम एन ओ। ठीक है, एन ई ओ, तो हमारा इसका मिसिंग टर्म का राइट ऑप्शन एन यू सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था, पैटर्न आपने इसमें फॉलो करा। आपने पहले देखो, मैंने इसमें इजियर टर्म का सोचा कि इजियर टर्म से निकल जाए आंसर, तो वो नहीं हुआ, बिकॉज ए बी सी डी हमें क्लियरली दिख रहा था कि +1 +1 +1 हो रहा है। बट हमने देखा कि सब में ही +1 +1 +1 का पैटर्न फॉलो अप करा जा रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन एन ई ओ वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 60। इसमें आपसे पूछा है कि ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किस प्रोपोजिशन का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोजिशन। चार ऑप्शन दे रखे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलरली एफर्मेटिव, पर्टिकुलरली नेगेटिव। ठीक है, अब 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ, जिससे आप बता पाओ, पिक कर पाओ व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड एक एग्जाम्पल है किस प्रोपोजिशन का। थोड़ा सोचो क्या हो सकता है, आपको पिक करना है बेस्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू यू, तो सोचो थोड़ा कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि यू नो नहीं पढ़ा तो छोड़ देते, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, सो योर टाइम इज अप। हम बात करते हैं ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड। देखो, जो हम प्रोपोजिशन की बात करते हैं ना, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, जिससे रिलेटेड वो चीज़ है, प्रेडिकेट उसके बारे में कुछ बता रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही, प्रेडिकेट उसी के बारे में कुछ चीज़ बता रहा होता है कि जो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे कि क्वालिटी बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ये दोनों ही वैलिड है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही वैलिड है, तो उसको हम यूनिवर्सल एफर्मेटिव बोलते हैं कि दोनों स्टैंड ट्रू करते हैं। ठीक है, एस एन पी दोनों ही स्टैंड ट्रू करते हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट स्टैंड करता है और प्रेडिकेट नहीं स्टैंड करता, तो उसको हम बोलते हैं हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं। आपका अगर सम ऑफ योर सब्जेक्ट मेक सेंस एंड सम ऑफ योर प्रेडिकेट मेक सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि अल्टीमेटली सारा का सारा ही सही ट्रू हो, कुछ चीज़ें सही हो सकती है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली अफर्मेटिव। ठीक है, तो और अगर आपका सम जो है सब्जेक्ट गलत हो और सम ऑफ योर प्रेडिकेट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो उसको हम पर्टिकुलरली नेगेटिव बोलते हैं। तो ये आपके चार डिमार्केशन एंड डिवीजन है प्रोपोजिशन के। तो ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following arguments the relation that exists between premises and conclusion is that of a logical necessity। 2019 जून का क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हमने थोड़ा इससे भी रिलेटेड, अगर मैं आपको एक हिंट दूं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा था, तो आई गेस आई हैव गिवन यू इनफ हिंट इस क्वेश्चन के लिए, एंड आई वांट टू पिक यू द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज आई हैव गिवन यू द हिंट। एंड जितने भी बच्चे स्मार्ट होंगे, जितने भी पहले क्वेश्चन की वीडियो देखिए, तो डेफिनेटली अब तक राइट आंसर भी पिक कर लियो, बट तभी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ जिससे आप ये बता सको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन इज दैट ऑफ अ लॉजिकल नेसेसिटी। ठीक है, आई एम होपिंग एवरीवन एंड ईच वन ऑफ यू गेट दिस राइट। एज आई सेड, ये इसके बारे में हमने बात भी करी है थोड़ी देर पहले। तो अगर इसके हम बात करें, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, जो प्रीमिसेस और
कंक्लूजन होता है इज ऑफ अ लॉजिकल नेसेसिटी, जिसमें हमने बात करी थी डिविजिबल बाय 6 आते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, दैट इज बीइंग प्रूवन। आपको नून से अननोन के बारे में पता चलता है, सो दैट इज इन योर डिडक्टिव रीजनिंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आपको इसमें डेटा दे रखा है, दिस इज योर LR क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का नहीं है। तो इसमें 6 फ्रेंड्स के बारे में बता रखा है आपको, ABCDDENF आर सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। फिर उसके बाद आपको डेटा दे रखा है, मैं आपको इसमें 1 मिनट दूंगा बिकॉज दिस इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे 30 सेकंड में निकाल दोगे, 1 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है। एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू गेट द राइट आंसर एज वेल बिकॉज दीज आर द इजीली फीचेबल मार्क्स। ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ अभी, आप आराम से, सॉरी 1 मिनट, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। मुझे मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप तब तक अपनी तरफ सॉल्व करते रहो। 6 फ्रेंड्स हैं, ABCDENF, ये एक क्लोज सर्कल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं सर्कल बना लेता हूँ, आप कैसे भी बना सकते हो। ये हमारे कितने 6 लोग हो गए और ये सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब इसमें बोला है E इज टू द लेफ्ट ऑफ D। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे D ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर D का लेफ्ट, बिकॉज ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये E इधर होगा। और उसके बाद आपको बोला है कि हमारा जो C है वो A एंड B के बीच में है। ठीक है, और उसके बाद F इज बिटवीन E एंड A, तो ये हो गया। हु इज टू द राइट ऑफ C, तो राइट ऑफ C हमारा A ही है। वैसे इसको डिफिकल्ट भी नहीं था, देखो अगर जगह C की अगर हम बात करें, वो A और B के बीच में ही है। ठीक है, अगर हम देखें तो बस आपके पास दो ही ऑप्शन हो सकते थे, या तो B हो सकता था या A हो सकता था, बट हमने A और E के हिसाब से भी आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि अगर हम यहाँ पे A ले लेते तो यहाँ पे E नहीं आ पाता। तो इस क्वेश्चन का डेफिनेटली दिस वुड बी द राइट आंसर, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सब फेस कर रहे हैं टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब E जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ D, जो यहाँ पे इनका लेफ्ट हो जाएगा, इनका राइट ये होगा। ओके, उसके बाद मैंने C के बारे में बताया कि C जो है A और B के यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पे A पुट करा, यहाँ पे B पुट करा, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं पुट कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे C पुट करा, और A और E के बीच में भी F है। ठीक है, और उसके बाद पूछा है कि C के राइट में कौन है, C के लेफ्ट में B है, C के राइट में A है, तो A वुड बी द राइट आंसर। ओके, समझ नहीं आया तो पॉज कर लो वीडियो, रिवाइंड कर लो, फिर से समझ लो। इजी क्वेश्चन है, सर्कल में सब फेस कर रहे हैं सर्कल की तरफ, इनसाइड सेंटर की तरफ। जो डेटा दे रखा है आप इजीली पुट करोगे सर्कल में, यू विल रीच योर द राइट आंसर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन्फरेंस अनुमान इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपको पूछा है इन्फरेंस अनुमान, अनु अनु का मतलब क्या होता है, अगर उसको मैं ब्रेक डाउन करूँ तो आफ्टर, मान का मतलब होता है नॉलेज, अनुमान का मतलब होता है आफ्टर नॉलेज। ठीक है, इन्फरेंस, जब आप इन्फरेंस करते हो किसी चीज को तो उसके बाद आपको क्या नॉलेज गेन होती है, ये इंडियन लॉजिकल में कहाँ पे रूटेड है, ये कहाँ से आया है आपके लिए। 4 ऑप्शन दे रखे, वेरिएबल रिलेशन बिटवीन माइनर टर्म एंड मेजर टर्म। जैसे मैंने आपको बताया, एक मेजर टर्म होती है, एक माइनर टर्म होती है। जैसे अगर हम बात करें आपको इकोनॉमिक्स के थ्रू से अगर मैं बताऊं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो मेजर कंट्री वाइड यूज करी जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल के बेसिस पे, सेक्टर्स के बेसिस पे देखी जाए। ठीक है, व्हेन देयर इज अ वेरिएबल रिलेशनशिप जो वैरी करता है, मतलब ऐसे ना, अगर माइनर टर्म में कुछ चेंज आ रहा है तो मेजर टर्म में भी कुछ चेंज आ रहा हो। इन वेरिएबल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कि उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो वैरी नहीं करेगा अगर मिडिल टर्म में कुछ दिक्कत आए और फिर माइनर टर्म में हम कुछ डिफरेंस कहेंगे।
वेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। ठीक है, ऑप्शन है। अब मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ टू फाइंड द राइट आंसर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आप भी कर सकते हो, इजी है। अब इसको पिक करना है, मैंने आपको अभी समझा ही दिया इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या सही आंसर होगा। इन्फरेंस अनुमान के बारे में हम बात कर रहे हैं, आफ्टर नॉलेज होता है उसका मतलब। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इन वेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। ठीक है, तो ये इसके बीच में कहीं आता है अनुमान, जो इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं। जब भी आप नॉलेज की बात करते हैं, जब भी आप लर्निंग्स की बात करते हैं, जब भी आप पढ़ते हो, ठीक है, देर आर लर्निंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, देर आर लर्निंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर टीचर, बट देर आर समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, आप परसीव करते हो, आप अपने आप सीखते हो। जब हम कहते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जो आप परसीव करते हो, जो आप खुद से लर्न करते हो, ठीक है, इन्फर करते हो उन चीज़ों को, ठीक है, आफ्टर नॉलेज बोला जाता है। तो ये इनवेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है। आपके मिडिल टर्म मेजर टर्म से इसे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी के लिए डिफरेंट है, और ये मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फरेंस, अनुमान का मतलब जैसे मैंने बताया आफ्टर नॉलेज। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको दे रखा है ये आपका रिलेशन, फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको रीड आउट कर दूंगा, हो सकता है कि कुछ पोर्शन कट रहा हो, तो मैं इसको रीड आउट कर दूंगा एक बारी। इसमें आपके 6 मेंबर दे रखे हैं, ABCDENF आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, मतलब 4 लोग शादीशुदा हैं, 2 मैरिड कपल है। क्वेश्चन में रीड आउट साथ साथ कर रहा हूँ, आप इसको साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दूंगा। ठीक है, ई अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, ई जो है एक टीचर है, ये हमें पता चला, बताया इसमें टीचर एक मैरिड है टू अ डॉक्टर, हमें अभी इनका जेंडर नहीं पता। ठीक है, डॉक्टर से इनकी शादी है, हु इज द मदर ऑफ सी। ठीक है, ई जो एक टीचर है वो मैरिड है टू अ डॉक्टर, जो है मदर सी की। तो ये ई जो है ये मेल होंगे, जो उनकी शादी वो फीमेल से ही हुई होगी, और जिनकी मदर है वो इज मदर ऑफ सी। एन एफ इनका एक भाई, लाइक एज इन बेटा भी है, अभी बेटा नहीं पता कि बेटा है बेटी है। तो CNF आर सिबलिंग्स। ठीक है, CNF आर सिबलिंग्स, ये हमें पता चल गया। बी जो है लॉयर है, मैरिड है वो ए से। ठीक है, बी लॉयर है, मैरिड है वो ए से। अभी हमें इनका भी कुछ रिलेशन नहीं पता। ए का एक बेटा है, एक ग्रैंडसन है, मतलब ए की अगर हम बात करें तो ए का एक सन है, एक ग्रैंडसन है। तो ऑफ द 2 मैरिड लेडीज वन इज अ हाउस वाइफ। तो अगर हम बात करें बी, द लॉयर इज मैरिड टू ए, तो इसमें अगर हम देखें तो उनमें ए जो है हमारी हाउस वाइफ हो जाएंगी, क्योंकि बी लॉयर है, इनका प्रोफेशन ई टीचर है, और उन्होंने डॉक्टर से शादी करी है। तो इससे हमारे क्या पता चलता है कि ए जो है हमारी हाउस वाइफ होंगी। देर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो एक स्टूडेंट है, एक इंजीनियर है फैमिली में। और हाउ इज ए रिलेटेड टू सी पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, डेटा आपके सामने, क्वेश्चन अब साथ साथ सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करो मैं भी सॉल्व करता हूँ। इसमें अगर हम बात करें ए से, बी जो है हमारे लॉयर है, और उनकी ए जो है वाइफ है। ठीक है, वन ऑफ द मैरिड लेडीज वन इज अ हाउस वाइफ। तो इसमें हमें और कोई तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ए ही वाइफ होंगी, बी लॉयर है तो बी मेल ही है, हाउस वाइफ नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद इनका एक बेटा है, बेटा कुड बी ई अगर हम देखें तो। ठीक है, बी का एक बेटा है ई, एक मतलब ए का भी बेटा है ई, जो है टीचर, और उनका किससे शादी हो रखी है? उनकी शादी हो रखी है मैरिड टू द डॉक्टर हु इज मदर ऑफ CNF। तो CNF हमारे पास और कौन बचा? डी। तो डी हमारी डॉक्टर है, डी से डॉक्टर ही हो गया। ठीक है, CNF हमारे एक स्टूडेंट है,
और एक वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है। तो इसमें हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि सी में कौन मेल है, सी एफ में कौन इंजीनियर है, फीमेल कौन सा, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन, ठीक है। अगर हम इसके डेटा, बिकॉज इसमें दे रखा है 2 कपल है, तो कपल से मैंने फिगर आउट कर लिया कि एक तो बी एन ए कपल है एंड ई एन डी कपल है, इससे हमें पता चल गया। अब मैंने इनको ऊपर क्यों रखा, इन्हें प्रायोरिटाइज क्यों करा, बिकॉज एक ही सन भी है, ग्रैंड सन भी है, मतलब एक ही जो फैमिली लीनियज है वो सन से भी है, ग्रैंड सन से भी है, तो उनके ग्रैंड सन भी होगा। अब इसमें ये पूछा कि ए रिलेटेड कैसे सी से, तो वो उनकी ग्रैंड मदर होगी, ठीक है, बिकॉज ये उनकी वाइफ ही है और यही हाउस वाइफ भी है, इसी से हमें पता चला इनका जेंडर क्या है, तो वो ग्रैंड मदर ही बन रही है इस क्वेश्चन में, और कोई इस क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि एक स्टूडेंट और एक मेल इंजीनियर कौन होगा सी एन एफ में से, बिकॉज वो चीज़ हम नहीं बता सकते, ठीक है, हमारे पास उसके लिए डेटा नहीं है, तो वो चीज़ आपसे पूछी भी नहीं गई है। आपसे ये पूछा कि ए कैसे रिलेटेड है सी से, तो ए जो है उनकी ग्रैंड मदर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4, ग्रैंड मदर। ओके, नाउ आई विल टेल यू वन important thing which is very essential. why UGC नेट एसेंशियल अगर आपको क्लेम करनी है अपनी फ्री ई बुक यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग से, अगर आपने वीडियो देखी, देन आपके लेट सपोज इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल रीजनिंग, देन देयर इज समथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट, कि आपका दोनों चीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका एक पार्ट वीक है, तो इसके लिए आपको एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लोगों को लगता है लेकिन ऑल द एस्पिरेंट्स की पढ़े कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिफिकल्टी आती है। कितना यूट्यूब से पढ़ लेंगे, खुद से कहाँ पढ़ेंगे, खुद से प्रैक्टिस कब से करेंगे, बिकॉज स्क्रीन ऑन टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आप कितना, बिकॉज वीडियोज आर लॉन्गर, इफ यू कैन रीड इट आउट यू कैन रीड इट क्विकर, ठीक है। तो जल्दी पढ़ने के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा अपना फ्री ई बुक। कैसे, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 09873907600 पे आपको व्हाट्सएप करना है, देन आप अपनी क्लेम कर सकते हैं ई बुक यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग के लिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको स्क्रैच से यू लर्न फ्रॉम स्क्रैच कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी आपका वीक एरिया, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है या लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, तो वहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करो। और ये बहुत ही वेल रिफाइंड आपको स्टडी मटेरियल दैट विल हेल्प यू टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, एग्जाम्पल्स भी इंक्लूडेड है, जिससे आपकी लर्निंग इम्प्रूवमेंट काफ़ी होती रहे, ठीक है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक दिस सेशन। काफ़ी लंबा सेशन हो गया आई गेस, बट दीज सेशंस आर बाउंड टू गेट लॉन्गर, ठीक है। सो आई वांट यू गाइज टू लाइक दिस सेशन, बिकॉज हमें भी पता चले दैट यू गाइज that is like a motivation for us that you are liking the session, right? And subscribe to the channel, that is very important, because you don't want to miss out our channel whenever we come out with a new video, ठीक है। और शेयर करना जरूर मत भूलना, डेफिनेटली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो देयर इज अ न्यू चैनल एंड दे वांट टू एनहांस देयर लर्निंग, ठीक है। और अगर एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, दैट इज आप टैलेंट ब्लेजर की ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर। द लिंक फॉर द सेम विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब इससे क्या फ़ायदा है, एज ए सेड, मैंने कहा था जैसे आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और फेस प्ले करता है आपका मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट दोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ही प्रिपेयर कर पाओगे। ये कह सकते हैं हम अच्छे लेवल की प्रिपरेशन तभी हो सकती है जब हम अपने मॉक टेस्ट देके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ दूँ, बच्चों को, एस्पिरेंट्स को हमेशा इतना डाउट होता है, तो वो डाउट भी हमने क्लियर कर दिया। यू कैन अटेम्प्ट फ्री मॉक टेस्ट फ्रॉम द ऐप। अब मॉक टेस्ट में क्या है कि सिंपल आंसर बता देंगे इफ आई एम गेटिंग समथिंग रॉन्ग, नहीं, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी दैट व्हाई इज दिस रॉन्ग और दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, डाउनलोड तो करनी है टैलेंट ब्लेजर की ऐप्स फ्रॉम द प्ले स्टोर। कमेंट सेक्शन में आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू टेल मी योर स्कोर, ठीक है, आउट ऑफ 20 हाउ मच यू स्कोर। नाउ व्हाट आई थिंक शुड बी द फेयर चांस की फेयर स्कोर कितना हो सकता है आउट ऑफ 20। लेट्स सपोज इफ यू आर गेटिंग एनीवेयर अराउंड 16 to 20, अगर आपका स्कोर इस रेंज में लाइक कर रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप अपने सही डायरेक्शन में हो कि आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है। बट इफ योर स्कोर इज लेस इन दिस, अगर आपका स्कोर इससे कम है, देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इस यूनिट में आपको ज़रूरत है कि आप अच्छे से बता पाओ कि आपके एरियाज अभी अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, तभी आपके लिए ई बुक भी है, उसको क्लेम करना ज़रूरी है।
उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और आप क्लेम कर सकते हो अपनी ई बुक, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन जरूर दबा देना, बिकॉज वेन एवर आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द सेम। जब हम नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट यूनिट की वीडियो लेके आएंगे तो आप उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपकी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहनी चाहिए, और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, एज आई सेड दैट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आई होप you like this session, and I'll meet you in the next class.